लेकिन अभी मसला ये है कि भारत एक हम्म, महत्वपूर्ण गंभीर आर्थिक संकट में है, जिसकी कीमत देश के सबसे गरीब आदमी को सबसे पहले चुकानी होगी। अब बता रही ठीक ग्रोथ हो रही है, मान लेते हैं कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस ग्रोथ का मतलब क्या है? जो थोड़ा सा भी ईंधन की बचत में गंभीर होता, तो वो रोड शो की जगह पर एक दो गाड़ियों से जाता, तीन चार गाड़ियों जो प्रोटोकॉल में होती उनसे जाता, और इस तरह की तमाम तरह की चीजों को कैंसिल कर देता। लेकिन इनकी तो प्रायोरिटी है ही नहीं, ये त्याग दूसरों से चाहते हैं, अपने बस लीडर बन के रहना चाहते हैं। और वो भी लीडर कैसे? सैद्धांतिक रूप से अपने खुद आनंद में रह के दूसरों को बताते हैं कि त्याग क्यों जरूरी है, और त्याग से कैसे सफलता अचीव की जाती है, त्याग से कैसे देश को महान बनाया जा सकता है, लेकिन अपने अपना कुछ त्याग नहीं करेंगे। तो ये जो दोहरा वो चरित्र है, यही वो संकट की जड़ में है। अभी देश में अनाज रखने के लिए साइलो बन रहा है, और मालूम हम्म, है उस साइलोज में जो 80% कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी को गया है। तो अडानी क्या करेगा? साइलो बनाएगा, अनाज रखेगा, और 30 साल तक भाड़ा कमाएगा, और लगातार धनी रहेगा, सरकार में रहे चाहे ना रहे, अपने आकाओं को दोस्तों की भी मदद करता रहेगा। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। खबर सामने आ रही है कि भारत में 29 रुपए महंगे कर दिए गए हैं गैस सिलेंडर के। सही नहीं है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। खबर निकल के सामने आ रही है कि जब देश की आवाम सो रही थी उस वक्त हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत देश में गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर रहे थे। देश की आवाम, आम जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, लेकिन वजीर आजम जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये गैस सिलेंडर के दाम लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, वजह क्या है? इसी मुद्दे पर मैं बातचीत करूंगा। मेरे साथ संदीप यादव जुड़ रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं और जनता की आवाज को खुल करके रखते हैं और सरकार की सच्चाई को बाहर लाने का काम करते हैं। सर, पहला सवाल यही आपसे है कि देश में चल क्या रहा है? 29 रुपए जो सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी, देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि 2014 में जब ये सरकार आई थी, तब जो हम्म, गैस सिलेंडर का दाम था वो था हाँ। 442 रुपए। और अभी बढ़ के इस जो 29 रुपए बढ़ाया गया है आज, उसके बाद इसकी कीमत 942 रुपए हो चुकी है। 942 मतलब सीधे 500 रुपए की बढ़ोतरी। पिछले 12 सालों में जनता को एक तोहफा मिला है, और वो तोहफा हम्म, मिला है दोगुने दाम की बढ़ोतरी का। अब हम्म, वादा ये था कि लोगों के जीवन से कष्ट कम किए जाएंगे। आपको याद हम्म, होगा कि सरकार ने एक उज्ज्वला योजना लाई थी गैस की, उसमें जिसमें हम्म। बाद में आरोप लगे कि एक बार लोगों ने भरवाया उसको, और दोबारा वो भरवा नहीं पाए उस सिलेंडर को, क्योंकि कोई क्योंकि योजना पैसा नहीं लॉन्च कर था। देना तो। जी। क्योंकि पैसा नहीं था लोगों के पास। पैसा नहीं था, बिल्कुल। उज्ज्वला योजना असफल इसलिए हुई कि आपने हम्म, गैस सिलेंडर दे दिया, कनेक्शन दे दिया, लेकिन ठीक उनको है। रोजगार और आय का रेगुलर साधन नहीं दिया। कहावत है जापानीज में कि आपको अगर किसी व्यक्ति की मदद करनी है, तो उसको आप मछली मत दीजिए उपहार में, उसको मछली पकड़ना सिखा दीजिए। ये अफ्रीका में भी कहावत कही जाती है। तो मतलब उसको आप स्किल दे दीजिए। तो देश की जनता को तो सबसे बड़ी बात है ना कि उनको रोजगार देना था, उनके बच्चों को, युवाओं को। लेकिन भारत में सरकार तो कह रही कि ग्रोथ है। हम्म, लेकिन कल रात को एक लेख मैंने पढ़ा, वो क्रिस्टोफ जेफरलो का है, पेरिस में रहते हैं और इंडिया के जानकार हैं। उन्होंने लिखा कि भारत की जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है, माने कि बिना नौकरियों की ग्रोथ। माने उस ग्रोथ हम्म, में भी कहीं ना कहीं पहले तो डाउट है, लेकिन सरकार चूंकि कर रही है, आंकड़े दिखाती है अपने हिसाब से, और बता रही ठीक ग्रोथ हो रही है, मान लेते हैं कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस ग्रोथ का मतलब क्या है? क्योंकि लोगों के हम्म, जीवन में तो तुरंत परिवर्तन हम्म, जब उनको कुछ मिलता है उससे आता है ना। उनको कोई काम मिलता है या फिर उसका मेहनताना मिलता है तो उससे आता है। अब समस्या बिल्कुल। ये है कि लोगों को नौकरियां नहीं है, और वो जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, मुश्किलें हैं उनको, और उस मुश्किलों हम्म, के बाद उनको लगातार महंगाई पर महंगाई मिलती जा रही है, जी। इसलिए ये संकट। हम्म। सरकार को क्या करना चाहिए सर? सरकार को क्या ऐसा चाहिए कि जो आम जनता है, गरीब आवाम है, उसके खाते में डायरेक्ट पैसा भेज दिया जाए?
देखिए नवीन जी, ये ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। याद रखिए, हाँ। इस देश में एक बड़ी आबादी है जो आदिवासी है, दलित है, और पिछड़ों की आबादी है, और ये ज्यादातर गरीब हैं। अ, बिल्कुल। दलित ज्यादा गरीब हैं, उनकी हाँ। उनसे थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है, पिछड़े। उनके पास लैंड नहीं है। तो ऐसे में सरकार को उनको उनकी स्किल बढ़ाने पे काम करना था। ये जो हाँ। स्किल इंडिया के नाम पर काम हुआ, ये अपने आप में करप्शन था। अपने लोगों को काम दिया गया, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया, और काम भी मोदी जो जी दिया को गया आप उसमें मोदी जी को आप करप्ट बोल रहे हैं खुलेआम? करप्ट। मैंने उनको करप्ट नहीं बोला। वो हाँ। जो उनके स्किल इंडिया के लोग काम कर रहे थे, वो नहीं, लोग बॉस तो मोदी जी है ना हर चीज के। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको ये कम से कम संज्ञान लेना था कि ये करप्शन नहीं होता। और दो तीन हाँ। चीजें हैं नवीन जी, उसमें सबसे बड़ी बात है ना कि कोई भी देश जो है मजबूत किस लिए होता है। जो छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है ना, वो जब मजबूत होती हैं, तब जाके देश मजबूत होता है, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हाँ। अब संकट ये है कि वो ज्यादा खुलने की जगह उल्टे जो खुली हुई थी वो बंद हो रही। मैन्युफैक्चरिंग आपको बढ़ाना था, युवाओं को स्किल बढ़ा के, उनको काम में लगा के, और अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी थी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर हो, या फिर गारमेंट का सेक्टर हो, या फिर इंडस्ट्रीज हो, या फिर बिल्कुल कोई भी काम करना जहाँ जो चाहिए। जो कुटीर उद्योग उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन सर एक बड़ी बात कही जा रही है कि हार्मोन जो तनाव है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। नहीं, देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। युद्ध से संकट है, लेकिन हाँ। युद्ध से तो पूरे जो आपके साउथ एशिया के देश हैं, या फिर साउथ हाँ। एशिया एशिया के देश हैं, वो सभी प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो देश है वहां तो दाम नहीं बढ़ रहे हैं। भारत में ही दाम क्यों बढ़ रहा है? भारत में दाम इसलिए बढ़ रहा है कि भारत ने अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया। मैंने बताया हम्म। ना कि आपको करप्शन रोकना था, ट्रांसपेरेंसी लाना था, आपको हम्म। जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग, एमएसएमई, उनको मजबूत करना था, मैन्युफैक्चरिंग में युवाओं को लगाना था, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना था। वो नहीं किया आपने। आपको आत्मनिर्भर बनना था, जो भी है ऊर्जा का हाँ। क्षेत्र है, उसमें भी आप कुछ नहीं कर पाए। सोलर पावर की जो प्लेट्स हैं वो ज्यादातर क्या सभी 90% चाइना से ही आती हैं। तो ऐसी हम्म। स्थिति में आ, ये काम हुए नहीं, तो अब युद्ध जो हुआ उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हम है। और पहले से ही हमारी इकोनॉमी जो है वो मुश्किल में थी। सरकार कैसे भी ढक के हम्म। छुपा के तमाम तरह की चीजें बता रही थी कि नहीं, हम बहुत बढ़िया है, हम पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। और जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो हम दुनिया में 147वें नंबर पे खड़े हैं, और केनिया के साथ खड़े हैं, अफ्रीका के देशों के साथ खड़े हैं। तो ऐसी अच्छा सर। स्थिति में हाँ। जी, सर ऐसा हो सकता है कि हिंदुओं की सरकार है हमारे देश में, हिंदुओं को सस्ता मिलता हो गैस सिलेंडर 400 500 रुपए में, मुसलमानों के लिए 1000 1200 रुपए तय किया गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत यह है ना कि भारत सरकार को पैसा भी तो हिंदुओं से लेना है ना। मुसलमान तो इसमें 15%। अगर उनका दाम हाँ। बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ा के कमा लोगे? असली कमाई तो ज्यादा संख्या में लोग जब आपको कुछ देंगे तब मिलेगा ना। हम्म। तो सबके लिए दाम, तो मैं बता दूं आपको कि सबके लिए बढ़ाया गया है, खाली मुसलमान और हिंदू का मसला नहीं है। ये दाम सबके हाँ। लिए बढ़ाया गया है, और जनता जो है हम्म। रिवेन्यू जुटाए, जनता से सरकार रिवेन्यू जुटाएगी, और रिवेन्यू जुटा के हाँ। मजबूत करेगी। और लेकिन समस्या ये है कि डॉलर जो है वो रुपए की तुलना में मजबूत होता जा रहा है, और रुपया कमजोर होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बढ़ोतरी हुई है यही अंतिम नहीं है। इसके बाद भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सरकार हाँ। जो है वो एक गंभीर संकट में दिखाई दे रही है। और हाँ। गंभीर संकट जो है वो है डॉलर के मजबूत होने से। और डॉलर के हाँ। मजबूत होने से जो विदेशी निवेशक हैं वो अपना पैसा निकाल के अमेरिकन हाँ। मार्केट में लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। अब हम्म। भारत में जो निवेशक थे, भारतीय निवेशक, वो भी देश को छोड़ के जा चुके हैं। क्योंकि यहाँ ऐसा हो रहा है कि एक कंपनी के अगर आप मालिक हैं तो ईडी छापा मारती है, ब्लैकमेल करती है, और कंपनी आपका वो अपने मनपसंद के आदमी को खरीदवा देती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन व्यापार करेगा, कौन पैसा लगाएगा? जिनके पास थोड़ा बहुत, भारतीयों के पास पैसा है, वो भी बाहर के देशों में जाके अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम्म। ये बहुत ही गंभीर संकट का मसला है। और गंभीर संकट चारों तरफ दिखाई दे रहा है। और मतलब सरकार इतने फ्रंट्स पे पीछे रही है कि वो जो है अगर इस पे काम नहीं करती है अभी भी, तो भारत का कुछ नहीं होगा। और आगे जो संकट आ सकता है वो और भी गंभीर हो सकता है, श्रीलंका के बराबर का संकट हो सकता है। जी, सर लेकिन एक बड़ी बात है कि कहा जा रहा है कि बायोगैस और इलेक्ट्रिक कुकिंग को सरकार तवज्जो दे सकती है, और एलपीजी
का ऑप्शन बायोगैस और इलेक्ट्रिक कुकिंग बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन आपने बायोगैस पे कितना काम किया है, कोई आंकड़े हैं आपके पास? झूठ की बातें हैं, बेकार की बातें, मैं बताता हूँ आपको। मैं सर आंकड़े वो है बताता ना, हूँ। नाली से गैस बनाने वाला, क्या? उसे क्या बोलेंगे? नाली से जो गैस बनाते हैं तो उससे चाय भी पक जाती है, तो जाहिर सी बात है खाना भी बन जाएगा, दाल चावल भी पक जाएगा, कोई पूड़ी हाँ, भी लेकिन तल वो सकता है। नाली वाली गैस जो है उसका एक्सपेरिमेंट, वो तो कहा गया था, वैज्ञानिक ने कहा, लेकिन अभी तक वो एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ है। पाइप डाल के अच्छा, बना नहीं पाया लोग, कोशिश किया लोगों ने, बन नहीं पाई है। सर ऐसी मोदी स्थिति जी में बनाते भारत, थे ना। अब वो क्लेम तो कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि हमने ऐसा काम किया था, तो शायद उनके लिए सफल रहा हो, कुछ रहा हो टेक्निक। लेकिन बहरहाल भारत जो अपनी एनर्जी का 47% वो केवल अपने यहाँ उत्पादन कर पाता है। 53% जी। जो हमारे देश के 147 करोड़ लोगों की जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी है, गैस, तेल या और भी जो ऊर्जा के साधन हैं, हम्म, वो सब हम्म, हम ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देशों से ले आते हैं। जैसे हम सबसे बिल्कुल ज्यादा गैस जो है कतर से ले आते हैं। ईरान बिल्कुल। ने कल रात को बहरीन और यूएई पे हमला किया है, तो बहरीन से भी ले आते हैं, यूएई से भी ले आते हैं, सऊदी अरेबिया से ले आते हैं। ये जो युद्ध हो रहा है ईरान और अमेरिका का, उसमें जो हमला कर रहा है ईरान, वो सऊदी अरेबिया पे कर रहा है, यूएई पे कर रहा है, जो भी नजदीकी देश हैं अमेरिका के, उन पर हमला कर रहा है। तो जब हाँ हमले होते हैं तो इन देशों पे भी तक दिक्कत होती है। तो वो दिक्कत है, लेकिन इस दिक्कत की आड़ में सरकार अपनी जो गलतियां हैं उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। ऐसा है नहीं, भारत की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, उसको एक वल्नरेबल सिचुएशन में पहुंचाया गया। और वो पहुंचाया था, आ, मतलब वो पहुंचाया गया एक प्लान करके। जैसे हम्म, कि मतलब जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी इस देश में, एक ही उद्योगपति जो हम्म, है वो सारे हम्म, कॉन्ट्रैक्ट्स लेगा, सब कुछ उसी को मिलेगा, तो फिर बात के लोगों का क्या होगा? व्यापार कैसे पनपेगा, आगे बढ़ेगा? या फिर व्यापार हम्म, में लोगों को प्रश्रय देना था, लोगों को बढ़ाना था। मैंने बताया ना जो कारण गिना है, डॉलर लगातार कमजोर रहा था, टूट टूट क्षमा करिएगा, डॉलर की तुलना में रुपया टूट रहा था, कमजोर हो रहा था। ऐसी स्थिति में सरकार को मेजर्स लेने थे, लेकिन मेजर्स में उनकी प्राथमिकता में क्या था? पश्चिम बंगाल का चुनाव। वहां जाके दो दो महीना, एक एक महीने से पूरे लोग लगे हुए थे, मशीनरी लगी हुई थी, क्योंकि उनको कैसे भी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना था। जब चुनाव जीत गए, अगले ही दिन पूरा जम के ये बात बताई गई कि नहीं देखिए, संकट आ चुका है, आप घर से काम करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। इनका सांसद एक बोल रहा था कि होम फ्रॉम वर्क करिए, जो समझ में आ रहा है इनके सांसद वो भी बोले जा रहे हैं। अब वर्क फ्रॉम होम होने लगा, कहा गया कि तेल और डीजल कम खर्चा करिए, और अपने खुद 25 से 30 गाड़ियों में काफिला निकल रहा है, रोड शो हो रहा है। जो थोड़ा सा भी ईंधन की बचत में गंभीर होता, तो वो रोड शो की जगह पर एक दो गाड़ियों से जाता, तीन चार गाड़ियों जो प्रोटोकॉल में होती उनसे जाता, और इस तरह की तमाम तरह की चीजों को कैंसिल कर देता। लेकिन इनकी तो प्रायोरिटी है ही नहीं, ये त्याग दूसरों से चाहते हैं, अपने बस लीडर बन के रहना चाहते हैं। और वो भी लीडर कैसे? सैद्धांतिक रूप से अपने खुद आनंद में रह के दूसरों को बताते हैं कि त्याग क्यों जरूरी है, और त्याग से कैसे सफलता अचीव की जाती है, त्याग से कैसे देश को महान बनाया जा सकता है। लेकिन अपने अपना कुछ त्याग नहीं करेंगे। तो ये जो दोहरा बहुत चरित्र है, यही वो संकट की जड़ में है। जी। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार, फला फला की सरकार। बहुत हुआ हम्म। महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार फला फला की सरकार। क्या हुआ? हवा निकल गई क्या? उस एक बात मोदी जी खुद बोला बोला करते थे मंचों से बड़े बड़े। बिल्कुल। देखिए, बोलना बहुत आसान है और करके 60 दिखाना साल के बहुत ही। कचरे को हम, 60 साल का कचरा है तो कम से कम हमें 60 महीना तो चाहिए चाहिए। पता चला कि लगभग 130 महीने हो गए, कचरा अभी तक साफ नहीं हो पाए। नेहरू जिम्मेदार हैं, गांधी जिम्मेदार हैं, इंदिरा जिम्मेदार हैं, मनमोहन जिम्मेदार हैं, मोदी जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। मनमोहन सिंह जी गुजर गए, और इस देश की जनता अब उनको पूरी तरह से मिस कर रही है। यही होता है जब हम कोई महत्वपूर्ण आदमी खो देते हैं, तो कुछ दिन बाद जब हमको रियलाइज होता है, तब हम उसको याद करते हैं। मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट थे, एक ऐसे अर्थशास्त्री जो भारत के यूजीसी के चेयरमैन रहे, जो प्रोफेसर रहे, और जिन्हें गंभीर जानकारियां थी अर्थशास्त्र की, और कैसे इकोनॉमी काम करती है उसके बारे में। तो हम्म। ऐसे व्यक्ति मनमोहन सिंह जी को आ, मनमोहन सिंह कहा जाता था, उनका उपहास उड़ाया जाता था। आज समझ में आ रहा है
कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर करवाया जा रहा है। ऐसा मनमोहन सिंह ने कभी किया था? अभी तो लोग कह रहे हैं कि देखिए, अब इनके एंकर जो हैं वो कहते हैं टीवी चैनल्स में कि भाई तेल बढ़ने से कितने का खर्च आ जाएगा, मोटा मोटी इतना आ जाएगा, इससे आप घबरा क्यों रहे हैं? लेकिन बहुत होशियारी से इस बात को भूल जाते हैं कि उससे हर चीज जुड़ी हुई है। आ, उससे किराया जुड़ा हुआ है लोगों के घरों का, उससे बाकी दूसरे सामान का ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा हुआ है, तेल और ईंधन से, एनर्जी से। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी है, महंगाई एक दूसरे में ट्रांसमिट होगी, बढ़ेगी। जब सब्जी 100 रुपए किलो हो जाएगी तो लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। कैसे जिएंगे, क्या होगा, कैसे काम चलेगा? ये वो सब ऊपर सवाल है ऊपर जिस से पर बढ़ा, इनको सोचना। ऊपर हम्म। ऊपर से बढ़ा है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये उन्होंने कहा था ऊपर ऊपर से बढ़ा है। नीचे नीचे से अब नहीं, उनसे ऊपर ऊपर। उनसे उनसे पूछना चाहिए कि ऊपर ऊपर से तो बढ़ा है, लेकिन अब ये 29 रुपए नीचे से कैसे बढ़ गया, और इसका क्या उपाय है? तो मैडम बताएंगे। अभी तो 60 रुपए सिलेंडर बढ़ाया गया था, घरेलू गैस पे भी 60 रुपए सिलेंडर बढ़ा था। अभी फिर 29 रुपए बढ़ गया। अब सवाल कौन पूछेगा? देश का जो सोशल मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया है, यूट्यूब का डिजिटल मीडिया, उसको तो आप जिहादी बता देते हो, उसको तो आप अनपढ़ कौड़ी के बताते हो, जो टीचर्स हैं वो एंटी है नेशनल। उनको जी, एंटी नेशनल। एंटी नेशनल, पाकिस्तान से फंडेड बता दोगे, खालिस्तानी बता दोगे। तो सवाल इनको पूछना है, उनको भी नहीं पूछने दे रहे हो, अपने तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहले से ही माइक लिख पूछ जाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, देश निर्माण में इतना तो बढ़ेगा। अरे भाई, अगले आपने हम्म, सर एक सवाल है, आपने कभी आखिरी सवाल पूछा मेरा है। कि मेरा लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी है? हाँ, मैं कह रहा हूं कि मेरा आखिरी सवाल सर ये है, अगले आने वाले कुछ महीनों में जो है स्थिति और ज्यादा भयावह होगी, या मोदी जी कंट्रोल कर लेंगे? क्योंकि राहुल गांधी पहले ही बोल चुके हैं आर्थिक सुनामी आ रही हमारे देश में, और नरेंद्र मोदी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी नाकाम हैं। तो आने वाले अगले कुछ महीनों में आप क्या बड़ा बदलाव देखते हैं? मैं आने वाले कुछ महीनों में बहुत भयावह स्थिति देखता हूँ। इसलिए देखता हूँ क्योंकि जितने भी इंडिकेटर हैं जिससे इकोनॉमी देश की सुधरती है, वो सब जी बुरी स्थिति में। आपके जी। छोटे उद्योग बर्बाद हैं, आपकी जीएसटी की मार से लोग बर्बाद हैं, आपका रुपया डॉलर की तुलना में टूट रहा है, आपका फॉरेन जी रिजर्व बर्बाद है। अभी जी। सोना बेचने की बात निकल के आई। अभी बिल्कुल। राजेश एक्सपोर्ट नाम की कंपनी आई है जिसने हाँ। 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है। राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ हमारे प्रधान सेवक जी का फोटो भी वायरल हो रहा है, और हम्म, बताया जा रहा है कि उसका हम्म, स्विट्जरलैंड में हम्म, एक कोयले की, क्षमा करिए, कोयले की नहीं, सोने की रिफाइनरी और हम्म, माइनिंग उसने खरीद ली। एक कंपनी हुआ करती थी वेलकाम्बी, हम्म, वेलरी एंड काम्बी, उसको उसने हम्म, खरीद के वेलकाम्बी कर दिया, वेलरी एंड हम्म, काम्बी। अब वो हम्म, याद रखिएगा कि उसने कब खरीदा था? 2015 में खरीदा था, 4,000 अभी की वैल्यूएशन के हिसाब से 3800 करोड़ रुपए में, कैश हम्म, में। और हम्म, क्या उसको ये पहले से मालूम था कि आने वाले समय में नोटबंदी होने वाली है? इतना बड़ा हम्म, कैश उसने अपना खपा दिया, और खपा हम्म, देने के बाद और उसका तो बच गया। नहीं तो फिर नोटबंदी हम्म, आती तो कैसे बदलता उसको? क्योंकि लिमिटेड हम्म, बदलना था या बता के बदलना था। तो वेलकाम्बी कंपनी को खरीदता है, फिर उसके बाद अपना जो वैल्यूएशन है उसको पिछले 5 सालों से बढ़ा के बता रहा है। ऐसा बिल्कुल। बताया जा रहा है कि फर्जी था, फ्रॉड था। तो जो भारत हम्म, की नियामक संस्था है सेबी, वो क्यों नहीं कंट्रोल कर रही थी? सेबी का तो यही काम ही है कि कोई बिल्कुल। अगर शेयर मार्केट में चीटिंग कर रहा है तो आप उसको हाँ। पकड़िए और उसको सजा दीजिए। अब वो कह रहा है कि मैं सही हूँ। और सेबी जो है, जो सेबी की चीफ है माधवीपुरी बुच, वो खुद तमाम तरह के करप्शन में फंसी हुई है। और वो पहली ऐसी महिला है जो गैर आईएएस ऑफिसर, एक बैंक की, प्राइवेट बैंक की हम्म, कर्मचारी थी, उनको उन्होंने सेबी का चेयरपर्सन बना दिया है। स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्डेड, क्षमा करिएगा, बिल्कुल। स्टॉक स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। और और अमेरिका का जो एसईसी था, मतलब जो काम सेबी देखती है भारत में, वो अमेरिका वाली संस्था ने तो अडानी ने खाली घूस दे के कॉन्ट्रैक्ट लिया था, इस मामले पर एफआईआर किया था। तो हमारी देश हम्म, की सेबी कहाँ सोई हुई थी? ये हम्म, राजेश मेहता इतना बड़ा घोटाला कैसे कर पाया? यही वो हम्म, सवाल है कि बिना सत्ता के सहयोग के वो कर ही नहीं सकता है। आप क्यों नहीं कर लेते हैं 10 लाख रुपए का घोटाला? नंदन जी के लिए तो नहीं संभव है, तो फिर राजेश मेहता 15 लाख करोड़ रुपए का कैसे घोटाला कर पाया? तो मोदी जी ये का वो नाम है? समस्या है जी। मोदी जी का नाम है? मोदी जी का नाम नहीं है, लेकिन मोदी जी की संस्था सेबी का तो नाम आ रहा है ना, कि सेबी ने हम्म, बहुत बाद में पकड़ा है उसको।
और उसमें सोलह हम्म, हजार करोड़ रुपए एलआईसी के डूब चुके हैं। तो आप इस बात हाँ। को समझिए कि 16,000 जो एलआईसी के रुपए डूबे हैं वो हमारे रुपए हैं। हम हम्म, देश के केंद्रीय कर्मचारियों के पैसे उसमें निवेश है एलआईसी में। एलआईसी को उसने 16,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। तो वो किसका नुकसान है? हमारे देश की जनता के साथ चीटिंग। कायदे से राजेश मेहता के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए था, लेकिन अभी हम्म, तक कुछ नहीं हुआ है। सीना तान के घूम रहा है, डिफेंड कर रहा है, वकील करेगा और बच भी जाएगा। तो ये हम्म, देश ऐसा देश है जहां कानून जो हम्म, है वो कमजोरों के लिए होता है, और कानून मजबूत लोगों के सामने रेड कारपेट बिछाता है, दरी बिछाता है। तो ऐसी हम्म। व्यवस्था जहां जिस देश में होती है उसका बर्बाद होना तय है। लेकिन सर सवाल ये है ना कि मोदी की सरकार में घोटाले कैसे कोई कर सकता है? मोदी जी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, विदेश से काला धन लाऊंगा। रामदेव ने कहा कि देखिए जी, काला धन आ जाएगा तो सबके अकाउंट में जो है लाखों करोड़ पहुंच जाएंगे, हमारा देश आगे बढ़ जाएगा, हमारा देश तरक्की करेगा। लेकिन क्या हुआ उसका? देखिए, जो आपने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आदमी अ, बिना कुछ खाए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पी के भी जिंदा रह सकता है। प्रोटीन के और तमाम तरह की बहुत अच्छी व्यवस्था हो तो आपको खाने की जरूरत ही नहीं, आपको दूसरी तरफ से मिल जाएगा, आप पी के पैसा भी लगता जिंदा है, रह सकते हैं। ज्यादा दूसरा, पैसा लगता खाने है। दूं, हाँ बिल्कुल, तो उसमें कोई चिंता नहीं है। दूसरा, खाने नहीं दूंगा, तो भाई हाँ। उन्होंने कहा कि तुमको खाने नहीं देंगे, लेकिन हम्म, दूसरे से मदद करने के लिए आपको जोमेटो से स्विगी से डिलीवरी तो करवा देंगे ना, कि भाई मैं तुमको खाने को नहीं दूंगा लेकिन दूसरों से मदद करवा दूंगा। तो कहते हैं कि झोला है मेरे पास खाली है। तो फिर अडानी कौन है? अडानी जो इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है सरकार के रहमो करम से, वो कौन है? और वो जो पैसा कमा रहा है वो किसका पैसा है? सरकार से देशभक्त। पहले, हाँ देशभक्त है, बिल्कुल देशभक्त है, लेकिन सरकार की सत्ता में आने से पहले वो एक सामान्य व्यापारी था। अभी वो दुनिया का पांचवा सबसे अमीर आदमी है। तो कैसे हो गया? हम्म, सारे कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलते हैं। छोटी मोटी कंपनियों का नाम जोड़ दिया जाता है बस इसे दिखाने के लिए कि ये जो है, अभी देश में अनाज रखने के लिए साइलो बन रहा है। और मालूम हम्म, है उस साइलोज में जो 80% कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी को गया है। तो अडानी क्या करेगा? साइलो बनाएगा, अनाज रखेगा और 30 साल तक भाड़ा कमाएगा और लगातार धनी रहेगा। सरकार में रहे चाहे ना रहे, अपने आकाओं को, दोस्तों की भी मदद करता रहेगा। तो ऐसी स्थिति हम्म। में उसको मजबूर क्यों किया जा रहा है? सब सबके सामने है और सबके लिए स्पष्ट है। तो ऐसी स्थिति में देश की जनता को पूछना होगा कि भाई ठीक है, आप हम ये नहीं कहते हैं कि अडानी को बहुत तिरस्कार करिए, लेकिन बाकी जनता की क्या गलती है? उनको न्याय कब मिलेगा? उनको सम्मान कब मिलेगा? उनको रोजगार कब मिलेगा? वो जो कर सकते हैं वो काम कब मिलेगा? ये वो सवाल हैं जो सरकार के सामने हैं, और सरकार उस पर कोई से भी गंभीर नहीं दिखती है। गंभीर दिखती है अपने उद्योगपति मित्रों के इंटरेस्ट को लेकर और उनके काम को लेकर। तो ऐसी स्थिति में क्या हमने चुना था? उन कुछ लोगों की मदद करने के लिए या सबकी मदद करने के लिए? लोकतंत्र को चलाने के लिए लेकिन या लोकतंत्र को गला घोट के दबाने के लिए? ये वो गौतम सवाल है। अडानी जी जो है देश के लिए एसेट हैं। हाँ, ये तो बात तो वो लोग कहते हैं जो उनको समर्थन करते हैं, लेकिन इस देश की जनता चाहे बुरी हो या भली हो उसका क्या होगा? क्योंकि आप सरकार हो तो आप सरकार के तौर पे तो जिम्मेदारी आपकी है ना। आपको देखना हम्म, है कि उनका, अगर वो असेट नहीं है तो कैसे असेट बनेंगे। काम तो सरकार का था लेकिन सरकार ने हम्म, नहीं किया, इसलिए ये जो पूरी असफलता है वो सरकार की है। हम्म। तो आगे क्या देखते हैं, क्या कुछ होगा इस देश का आपके हिसाब से? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम लोग जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी, कमाई होगी नहीं, आम जनता परेशान है। आपका वेतन नहीं बढ़ रहा है, ना मेरा वेतन बढ़ रहा है, ना आम जनता का वेतन बढ़ने का नाम ले रहा है, बल्कि खर्चे, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई का बिल्कुल। स्तर बहुत जैसे हाई हो रहा है। और आप दूसरी बात कर रहे हैं कि जो है इधर देखिए किस प्रकार से घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, और डाका जो है हमारे जेब पे डाला जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि 10 साल में 89 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। तो जब पेपर लीक होता है तो हम्म, उससे एक बड़ी चीज ये होती है कि जो सिस्टम में जिसको नहीं जाना चाहिए नौकरी में, वो जाता हम्म, है, वो जाके सिस्टम को और तोड़ता है, दीमक की तरह काम करता है। तो जब आप हम्म, दीमकों को चुनोगे, माने उन लोगों की जगह पे जो सिस्टम को मदद कर सकते हैं, अच्छे लोग हैं, तो फिर सिस्टम खत्म ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो वो दीमक कौन है? दीमक था व्यापार हम्म, में ट्रांसपेरेंसी ना होना, ट्रांसपेरेंसी, एमएसएमई का बढ़ना, हाँ, डॉलर हाँ, के मुकाबले रुपए का कमजोर होता जाना, हम्म, इनोवेशन और इस तरह की फील्ड में लोगों का आगे ना आना, निवेशकों का दूर चले जाना, नए नए निवेशकों का ना आना,
हमारे देश के निवेशकों का बाहर चले जाना, ये वो हम्म, समस्याएं हैं जिसकी वजह से भारत जूझ रहा है। अगर भारत हम्म, मैन्युफैक्चरिंग स्किल में बढ़ोतरी कर ले और उसके बाद इन जो मुद्दों को मैंने अभी बताया उन पर काम हम्म, कर ले, तो भारत फिर से एक बेहतर देश बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। लेकिन अभी मसला ये है कि भारत एक हम्म, महत्वपूर्ण गंभीर आर्थिक संकट में है, जिसकी कीमत देश के सबसे गरीब आदमी को सबसे पहले चुकानी होगी। इसलिए गरीब एकदम खतरे में है, उसको इस बात को समझना है। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, हम्म, परिवर्तन वो जो बेहतर आपको ऑफर कर सकता है उसको लाइए, और हम्म। इनको इनसे मुक्ति पाइए, तब जाके देश का विकास होगा और देश जो है आगे की तरफ बढ़ेगा।